झूठी शान परेश क्या समझ गया था। निर्मला का नंबर सबसे आखिर में था। उसके अकेलेपन की बोरियत को मिटाने के लिए न जाने कहां से उसकी पुरानी सहेली मेनका भी उसी वक्त अपने बेटे की फीस जमा कराने वहां आ टपकी। सवेरे सवेरे किचन में नाश्ता बना रही निर्मला के कानों में आवाज पड़ी, भाई आजकल तो लड़कियां क्या लड़के भी महफूज नहीं हैं। 1 महीने में अपने शहर से 350 बच्चे गायब। आवाज हाल में बैठकर समाचार देख रहे निर्मला के पति परेश की थी। निर्मला परेश को नाश्ता देकर बाहर की ओर बढ़ गई। परेश को मालूम था कि उसे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करवाने के लिए जाना है, फिर भी एक बार फर्ज के तौर पर ध्यान से जाने की हिदायत देते हुए नाश्ता करने में जुट गए। इस पर निर्मला ने भी आमतौर पर दिए जाने वाला ही जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, और बाहर का गर्म मौसम देखकर बिना छाता लिए ही घर से निकल गई। निर्मला आमतौर पर रिक्शे से ही सफर किया करती, क्योंकि उसके पास और कोई साधन भी न था। स्कूल में सारे पेरेंट्स तहजीब से खुद ही सार्वजनिक दूरी बनाए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। निर्मला का नंबर सबसे आखिर में था। उसके अकेलेपन की बोरियत को मिटाने के लिए न जाने कहां से उसकी पुरानी सहेली मेनका भी उसी वक्त अपने बेटे की फीस जमा कराने वहां आ टपकी। चेहरे पर मास्क की वजह से निर्मला ने उसे पहचाना नहीं, पर मेनका ने उसके पहनावे और शरीर की बनावट से उसे झट से पहचान लिया और दोनों में सामान्य हाय हेलो के बाद लंबी बातचीत शुरू हो गई। दोनों सहेली एक दूसरे से दोबारा पूरे 5 महीने बाद मिल रही थीं। यूं तो दोनों का आपस में एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, पर दोनों के बच्चे एक ही जमात में पढ़ते थे। घर पास होने की वजह से निर्मला और मेनका की मुलाकात कई बार रास्ते में एक दूसरे से हो जाया करती। धीरे धीरे बच्चों की दोस्ती निर्मला और मेनका तक आ गई। दोनों ही अक्सर छुट्टी के समय अपने बच्चों को लेने आते, तब उनकी भी मुलाकात हो जाया करती। दोनों एक ही रिक्शा शेयरिंग पर लेते, जिस पर उनके बच्चे पीछे बैठ जाया करते। निर्मला ने मेनका को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये मास्क भी ना, मैं तो बिल्कुल ही पहचान ही नहीं पाई तुम्हें। पर असलियत तो ये थी कि वह उसके पहनावे से धोखा खा गई थी, क्योंकि जिस मेनका के लिबास पुराने से दिखने वाले और कई दिनों तक एक ही जैसे रहते, वह आज एक महंगी सी नई साड़ी और कई साजो श्रृंगार के सामान से लदी हुई थी। इसके चलते उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह मेनका हो सकती है। निर्मला ने उसकी महंगी साड़ी को हाथ से छूने की चाह से जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मेनका ने उसे टोकते हुए कहा, अरे भाभी, ये क्या कर रही हो, हाथ मत लगाओ। भले ही मेनका ने सार्वजनिक दूरी को जेहन में रखकर यह बात कही हो, पर उसके शब्द थोड़े कठोर थे, जिसका निर्मला ने यह मतलब निकाला कि तुम्हारी औकात नहीं इस साड़ी को छूने की, इसलिए दूर ही रहो। निर्मला ने उससे चिढ़ते हुए पूछा, ये साड़ी कहाँ से? मेरा मतलब इतनी महंगी साड़ी पहनकर स्कूल में आने की कोई वजह? महंगी? ये तुम्हें महंगी दिखती है। अरे ऐसी साड़ियाँ तो मैंने रोज पहनने के लिए ले रखी हैं, मेनका ने बड़े घमंड में कहा। निर्मला अंदर ही अंदर कुढ़ने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही मेनका है जो अक्सर मेरे कपड़ों की तारीफ करती रहती थी और खुद के ऊपर दूसरे लोगों से हमदर्दी की भावना रखती थी। ये तो कुछ महीनों पहले उम्र से ज्यादा बूढ़ी और बेकार दिखती थी, पर आज अचानक ही इसके चेहरे पर इतनी चमक और रौनक के पीछे क्या वजह है? पहले तो अपने पति के कुछ काम न करने की मुझसे शिकायत करती थी, पर आज यह अचानक से चमक धमक कैसे? हाँ, हो सकता है कि विजेंद्र भाई को कोई नौकरी मिल गई हो सकता है कि उन्होंने कोई धंधा शुरू किया हो जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ हो, या कोई लॉटरी लग गई हो। तो क्या मैं इतना क्यों सोचने लगी? अब हर किसी की किस्मत एक बार जरूर चमकती है, उसमें मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? जिनके पास पहले पैसा नहीं, जरूरी थोड़े ही न है कि उनके पास कभी पैसा आएगा भी नहीं। भूतकाल की अपनी ही उधेड़-बुन में कोई निर्मला को मेनका उसके मुंह के सामने एक चुटकी बजाकर वर्तमान में लेकर आए और कहा, अरे भाई, कहाँ खो गई तुम? लाइन तो आगे भी निकल गई। निर्मला और मेनका दोनों एक एक कुर्सी आगे बढ़ गए। वैसे एक बात पूछूं मेनका, तुम्हारी कोई लॉटरी वगैरह लगी है क्या? निर्मला ने बड़े ही सवालिया अंदाज में पूछा, जिसका मेनका ने बड़े ही उल्टे किस्म का जवाब दिया,
क्यों, लॉटरी वाले ही ज्यादा पैसा कमाते हैं क्या? अब उन्होंने मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाया है तो पैसा तो आएगा ही ना। अब परेश भाई को ही देख लो, दिन भर अपने साहब के कहने पर कलम घिसते हैं, ऊपर से उनकी खरी खोटी सुनते हैं, पूरे दिन खच्चरों की तरह दफ्तर में खटते हैं, फिर भी रहेंगे तो हमेशा कर्मचारी ही। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत के नाम पर ये कौन सा पहाड़ तोड़ते हैं, सिर्फ दिन भर पंखे के नीचे बैठकर लिखापढ़ी का काम ही तो करना होता है। इससे ज्यादा आराम और इज्जत की नौकरी और किसकी होगी? निर्मला ने मेनका को और नीचा दिखाने की चाह में उससे कहा, पढ़े लिखे हैं, आराम की नौकरी करते हैं, यूं धंधे में कितनी भी दौलत कमा लो, पर समाज में सिर्फ पढ़े लिखे और नौकरी वाले इंसान की ही इज्जत होती है, बाकियों को तो सब अनपढ़ और गंवार ही समझते हैं। इस पर मेनका अकल गई और अपने पास अभी भी आए 4 पैसों की गर्मी का ढिंढोरा निर्मला के आगे पीटने लगी। काउंटर पर निर्मला का नंबर आया। काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने फीस की लंबी चौड़ी रसीद, जिसमें दुनिया भर के चार्जेस जोड़ दिए गए थे, निर्मला को पकड़ आई। निर्मला ने घर पर पैसे जोड़कर जो हिसाब लगाया था, उससे कहीं ज्यादा की रसीद देखकर उनकी आंखों से धुआं निकल आया। इतने पैसे तो उसके पास में भी न थे, पर इस बात को वह सबके सामने जताना नहीं चाहती थी, खासकर उस मेनका के सामने तो बिल्कुल नहीं। मेनका ने कहा, मैडम, आप सिर्फ 3 महीने की ही फीस जमा कीजिए, बाकी मैं बाद में दूंगी। तभी निर्मला के हाथ से पर्ची लेते हुए मेनका ने निर्मला पर एहसान करने की चाह से अपने पर्स से एक चेकबुक निकाल अपने और उसके बच्चे की फीस खुद ही जमा कर दी। निर्मला को ये बर्ताव ठीक न लगा, जिसके चलते उसने उसे बहुत मना भी किया। इस पर मेनका ने कहा, अरे भाई साहब को जब पैसे मिल जाएं, तब आराम से दे देना, मैं पेनल्टी नहीं लूंगी। और वो हंसते हुए बाहर की ओर निकल गई। स्कूल के बाहर निकल कर देखा तो मालूम हुआ कि छाता न लेकर बहुत बड़ी गलती हुई। गर्म मौसम की जगह तेज बारिश ने ले ली। इतनी तेज बारिश में कोई भी रिक्शे वाला कहीं जाने को राजी न था। निर्मला स्कूल के दरवाजे पर खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, पर मन में ये भी डर था कि आखिर अभी तुरंत मेरे आगे निकली मेनका कहाँ गायब हो गई, वो भी इतनी तेज बारिश में। चलो अच्छा है चली गई, कौन सुनता उसकी ये बातें। 4 पैसे क्या आ गए, अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी। सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तब फिर वही एक रिक्शा भी मेरे साथ शेयरिंग पर लेकर चला करेगी। मन ही मन खुद को झूठी तसल्ली देती निर्मला के आगे रास्ते पर जमा पानी को चीरते हुए एक शानदार काले रंग की कार आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर बैठी मेनका ने बाहर निर्मला को देखते हुए कहा, गाड़ी में बैठो निर्मला, इस बारिश में कोई रिक्शे वाला नहीं मिलेगा। निर्मला को न चाहते हुए भी गाड़ी में बैठना पड़ा, पर उसका मन अभी भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि यह वही मेनका है जो पैसे न होने के चलते एक रिक्शा भी मुझसे शेयरिंग पर लिया करती थी। सीट बेल्ट लगा लो निर्मला, मेनका ने एक्सीलेटर पर पैर जमाते हुए कहा। निर्मला ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, कब ली, कैसे, मेरा मतलब कितने की, कैसे ली का क्या मतलब, खरीदी है, वो भी पूरे 40 लाख रुपए की, मेनका ने बड़े बनावटी लहजे में कहा। निर्मला के अंदर ईर्ष्या का भी अंकुर फूट पड़ा। आखिर कैसे इसने इतनी जल्दी इतने पैसे कमाए, आखिर ऐसा कैसा दिमाग लगाया विजेंद्र भाई ने कि इतनी जल्दी इतने पैसे कमा लिए। और एक परेश है कि रोज 13 घंटे काम करने के बावजूद मुट्ठी भर पैसे ही लेकर आते हैं, वो भी जब घर के सारे खर्चे सिर पर सवार हों। एक इसी के साथ तो मेरी बनती थी, क्योंकि एक यही तो थी मुझसे नीचे। अब तो सिर्फ मैं ही रह गई जो रिक्शे से आया जाया करूंगी। इसका भी तो कहना ठीक ही है कि किसी काम में दिमाग लगाए बिना सिर्फ मेहनत करने से जिस तरह गधे के हाथ कभी भी गाजर नहीं आती, उसी तरह हर क्षेत्र में मेहनत से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। विजेंद्र भाई ने दिमाग लगाया तो पैसा भी कमाया, वहीं परेश की जिंदगी तो सिर्फ खाने में ही निकल जाएगी, आज ये बना लेना कल वो बना लेना। अपना घर नजदीक आता देख निर्मला ने सीट बेल्ट खोल दी और उतरने के लिए जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, उससे उस महंगी गाड़ी का दरवाजा न खुला। इस पर मेनका ने हंसते हुए अपने ही वहां से किसी बटन से दरवाजा अनलॉक करते हुए निर्मला को अलविदा किया।
दरवाजा न खुलने वाली बात पर निर्मला को खूब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। घर पहुंचते ही परेश ने एक पत्रिका में छपी डिश की तस्वीर सामने रखते हुए वही डिश बनाने का आदेश दे डाला, जिस पर निर्मला ने परेश पर बिफरते हुए कहा, पूरी जिंदगी तुमने और किया ही क्या है, पूरे दिन गधों की तरह मेहनत करते हो और ऊपर से दफ्तर में बैठे बैठे फरमाइश और कर डालते हो कि आज ये बनाना और कल ये। खाने के अलावा कभी सोचा है कि बाकी लोग तुमसे कम मेहनत करते हैं, फिर भी किस चीज की कमी है उन्हें? घूमने को 4 व्हीलर है, पहनने को ब्रांडेड कपड़े हैं, कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की फीस का तो ख्याल रखना चाहिए। आज अगर मेनका ना होती तो फीस भी आधी ही जमा करानी पड़ती और बारिश में भीग कर आना पड़ता, सो अलग। परेश समझ गया कि यह सारी भड़ास उस मेनका को देखकर निकाली जा रही है। परेश ने बात को और आगे न बढ़ाना चाहा, जिसके चलते उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दोपहर को गुस्से के कारण निर्मला ने कुछ खास न बनाया, सिर्फ खिचड़ी बनाकर परेश और बेटे पारस के आगे रख दी। परेश चुपचाप जो मिला खाकर रह गया। उसने कुछ बोलना लाजिमी न समझा। रात तक निर्मला ने परेश से कोई बात नहीं की। उसके मन में तो सिर्फ मेनका और उसके ठाट बाट के नजारे ही रह कर याद आ जाया करते और परेश की काबिलियत पर उंगली उठा जाते। दिनों का वक्त हुआ। परेश ने न तो खाना मांगा और न ही निर्मला ने पूछा। देर तक दोनों के अंदर गुस्से का जो गुबार पनपता रहा, मानो सिर्फ इंतजार कर रहा हो कि सामने वाला कुछ बोले और मैं फटपड़न दोनों को ज्यादा इंतजार न कराते हुए ठीक उसी वक्त भूख से बेहाल बेटा पारस निर्मला से खाने की मांग करने लगा। पारस को डिनर के रूप में हल्का नाश्ता देकर निर्मला ने परेश पर तंज कसते हुए कहा, बेटा आज घर में कुछ था ही नहीं बनाने को, इसीलिए कुछ नहीं बनाया। तू आज यही खा ले, कल देखती हूँ कुछ। परेश ने हैरानी से पूछा, घर में कुछ था नहीं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर किस बात पर तुमने दोपहर से अपना मुंह सिल रखा है और सुबह क्या देखोगी तुम? मैंने नहीं बताया और तुमने क्या सिर्फ खाने का ठेका ले रखा है? सबसे ज्यादा जीभ तुम्हारी ही चलती है, तो इंतजाम देखना भी तो तुम्हारा ही फर्ज बनता है ना। और वैसे भी मालूम नहीं हर महीने राशन आता है, तो इस महीने कौन लाएगा? परेश बेइज्जती की ये शब्द बर्दाश्त न कर सका। इस वजह से वह उस रात भूखा ही सोया रहा मगर निर्मला से कुछ बोला नहीं। सवेरे होते ही राशन के सामान से भरा हुआ एक थैला जमीन पर पटक कर उसमें से जरूरी सामान निकालकर परेश खुद ही अपने और बेटे पारस के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट गया। रसोई के कामों से फारिग होकर दोनों बाप बेटे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने में मगन हो गए। परेश रोज की तरह समाचार चैनल लगाकर बैठ गया। आज सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन देखकर उसके होश उड़ गए और उससे भी ज्यादा उसके पीछे से गुजर रही निर्मला के। सबसे बड़ी खबर की हेडलाइन में लिखा था, शहर में पिछले महीनों से गायब हो रहे बच्चों के केस का आरोपी शिकंजे में, जिसका नाम विजेंदर बताया जा रहा है। कली चौक से एक बच्चे को बहलाकर अगवा करते हुए वह पकड़ा गया। मुंह काले कपड़े से ढका हुआ था, पर इतनी पुरानी पहचान के चलते परेश और निर्मला को आरोपी को पहचानते देर न लगी। निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह जान चुकी थी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा ऐशोआराम पाने के चक्कर में लोगों को कोई शॉर्टकट ही अपनाना पड़ता है, जिस काम की वार्ती वाकई में काफी शॉर्ट होती है। आज अपनी मर्जी से ही निर्मला ने दोपहर का खाना परेश की पसंद का बनाया था, जिसकी उसे कल तस्वीर दिखाई गई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियां आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।